तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, गवर्नर जनरल। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारी मेंस नोट सीरीज़ है। यहाँ पे हम अपने मेंस के लिए नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब टॉपिक है गवर्नर जनरल। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर गवर्नर जनरल, वाइस रॉय और लॉर्ड कौन होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है, वो समझ नहीं पाते। तो मैं आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देता हूँ। गवर्नर जनरल एक पोस्ट होती थी पहले, गवर्नर जनरल। देखिए मैं आपको इस कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा कि आप समझ जाएंगे। एक पोस्ट होती थी वाइस रॉय, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, वाइस रॉय, और एक होती थी लॉर्ड। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। अगर मैं आज के कंपैरिजन में आपको बताऊं कि आखिर गवर्नर जनरल कौन होता था, तो गवर्नर जनरल आप समझ के चलिए आज का प्रेसिडेंट है ना। जैसे आज प्रेसिडेंट है अपने देश में, ऐसे ही उस समय का जो प्रेसिडेंट होता था उसको गवर्नर जनरल बोलते थे। एज सिंपल इज़ दैट। वाइस रॉय आज के टाइम में जो पद हमारा गवर्नर का होता है एक स्टेट के अंदर, जो गवर्नर की पोस्ट होती है स्टेट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आप जानते होंगे, वही पोजीशन हुआ करती थी एक वाइस रॉय की। वाइस रॉय समझ लीजिए एक स्टेट का गवर्नर, यानी कि एक प्रोविंस का गवर्नर। लॉर्ड क्या है? लॉर्ड एक टाइटल था जो कि दिया जाता था जो विदेश से जो बड़े बड़े अधिकारी, ऐसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, जो कोई बड़ा मंत्री टाइप का हो गया, तो उसको एक तरीके का क्या बोल दिया गया? लॉर्ड बोल दिया गया। तो आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉर्ड नाम, हाउस ऑफ लॉर्ड नाम से एक हाउस है ना। तो उसमें भी क्या है, काफ़ी जो जनरेशनल लोग हैं उसमें आते हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होता है, वो लोग आते हैं। चलिए खैर, यहाँ पे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, नोट्स बनाते हैं अपने टॉपिक के। इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आंसर्स में 3 से 4 लाइनें, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन में भी 3 से 4 लाइन मैक्स। क्रिएटेड टू सेंट्रलाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो गवर्नर जनरल्स क्यों बनाए गए थे? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासन संभालने के लिए, इंडिया पर राज करने के लिए शॉर्ट में इन पोस्टों को बनाया गया था। फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, रेवेन्यू पॉलिसीज़ एंड सोशल लेजिस्लेचर, जो कि मैंने आपको बताया इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सुधार लाने के लिए। हाँ, कैसे सुधार थे आप जानते ही हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये जितनी जगह पे इन्होंने कब्जा कर रखा था और अपने कब्जे को बढ़ा लें। रेवेन्यू पॉलिसीज़, कितना ज़्यादा ही मुनाफा निकाल सकते हैं, कितना निचोड़ सकते हैं इंडियंस को। सोशल लेजिस्लेचर, और ये लोगों को सोशली अपने हिसाब से अपने कल्चर्स को कन्वर्ट कर सके अपने लेजिस्लेचर रूल्स ला के, जो कि कर भी दिया इन्होंने। आज देख लीजिए हमारा माइंडसेट जैसे कई चीज़ों में है, वो भी आज कॉलोनियल ही है। अगर उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, वैसे ही लंबा हो रहा है। देयर पॉलिसीज लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल स्टेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या कर रही थी, एक कॉलोनियल स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। इंडिया को एक यूरोपियन कंट्री लाइक ब्रिटिश बनाने की कोशिश किया जा रहा था। अब गवर्नर जनरल्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। मेंस के अंदर ना आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख के आइएगा, मार्क्स मिलते हैं कहीं पे। जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप इनको कोट कर दें तो फिर मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो पहले गवर्नर कौन थे? अपने पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ के गवर्नर थे ये? बंगाल के। इंट्रोड्यूस जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि बहुत फेमस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 अगर आपने नहीं देखा, पॉलिटी वाली सीरीज़ में पहले ही लेक्चर है। स्ट्रेंथेंड विद ब्रिटिश सेंट्रल कंट्रोल, बंगाल पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंशन, है ना, ये इनके कंट्रीब्यूशन थे वॉरेन हेस्टिंग के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्या थे? इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट 1793, रीऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज जुडिशरी, नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा पेज कट गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स गायब हो रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉर्ड वेल्सली, इन्होंने क्या करा था? सब्सिडरी अलायंस का इंट्रोडक्शन किया था, जो कि हम आगे भी समझेंगे। सब्सिडरी अलायंस ऐसा आप समझिए कि जैसे आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो कुछ आर्मी, ब्रिटिश की आर्मी इस्तेमाल करते थे कुछ राजा लोग, और उसके बदले वो उनको कंपनसेट करते थे पैसे के फॉर्म में। तो उन्हें आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी राजाओं को। फिर एट द एंड क्या हुआ? राजाओं के पास जब ताकत नहीं बची, सारी आर्मी ब्रिटिश के पास थी, उनकी आर्मी इस्तेमाल कर रहे थे, तो भाई एट द एंड जो ज़्यादा पावरफुल है एक दिन कब्जा कर ही लेगा आप पे। एक्सपेंडेड ब्रिटिश टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथन ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स।
तो यहाँ पे स्टेट्स होगा STATES, है ना, प्रिंसली स्टेट्स। डिफीटेड मराठा, लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो डिफीटेड मराठा, एंग्लो मराठा वॉर, एक्सपैंडेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। लॉर्ड विलियम्स की बात करें, एबॉलिश्ड सती, जो कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करी जा रही है, सप्रेस्ड ठगी, प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन, एसोसिएटेड विद सोशल रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि उनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन थे। लॉर्ड ऑकलैंड 1836-1842, एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। लॉर्ड एलिनबर्गो concluded first Afghan war, annexed Sindh during his period. Lord Hardinge fought the first Anglo-Sikh war. लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार बना लीजिए। लॉर्ड डलहौजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे और एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था इनका 1857 की रिवॉल्ट, मतलब छेड़ने की तौर पे, आप समझे ना, कि वहाँ पे ऐसा था ना कि आप जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई का जो इशू था वो यही था कि उनका जो था अडॉप्टेड हायर था, मतलब उनका जो बेटा था वो अडॉप्ट करा हुआ था। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यदि आपके पास आपका खुद का बेटा नहीं है, अडॉप्टेड है, तो आप उसे अपनी वेल्थ नहीं दे सकते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, अपना राजपाट नहीं दे सकते। वो सारा राजपाट किसके पास चला जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के पास चला जाएगा या कंपनी के पास चला जाएगा। तो ये चीज़ सही तो नहीं थी भाई, जिसको देना चाहता है वो उसी को तो देगा ना, लेकिन ऐसा हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या करा, एनेक्स किया सतारा को, झांसी को, नागपुर, अवध को, स्टार्टेड रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल रिफॉर्म्स, प्रोमोटेड पब्लिक वर्क्स एंड मॉडर्नाइजेशन। लॉर्ड कैनिंग्स की बात करें, गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर 1858। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो अपने लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड ट्रांजिशनल फ्रॉम कंपनी टू रूल टू क्राउन रूल। तो पहले की जैसे आपने अगर मेरे पॉलिटिकल लेक्चर देखे होंगे तो पहले क्राउन रूल था, पहले कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC, उसके बाद कंपनी रूल आ गया था, है ना, 58 से। तो उसके बाद ये पहले गवर्नर जनरल बने थे जो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किए थे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेंट्रलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सपैंडेड द टेरिटोरियल बेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक रेलवेज, पोस्टल सिस्टम्स एंड जुडिशरी, ऑल्सो इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन। क्रिटिसिज्म की बात करें, पॉलिसी मेनली सर्व ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट, लैंड सेटलमेंट हार्म पीजेंट एंड स्ट्रेंथन जमींदार्स, expansionist policy led to resentment among Indian rulers, social reform often come with colonial motives and interventions। कंक्लूजन में 3 से 4 लाइन, यहाँ थोड़ा मैंने ज़्यादा इसलिए लिख दिया है, एग्ज़ाम में कई बार 1-2 पॉइंट स्लिप हो जाते हैं तो फिर हमें 2-3 ही याद रह पाते हैं तो काम बन जाता है। गवर्नर जनरल वर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, while they introduce administration and infrastructure reforms, their policies primarily strengthen colonial exploitation and imperial control. At the same time, these policies also generated popular resistance and nationalism in India. तो ये था आज का टॉपिक। आप पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।